हेलो फ्रेंड, मैं फैज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद फैज़। हम लोग नीट चैप्टर वाइज फिज़िक्स सॉल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक था वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब तक हम लोग 65 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 66 क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो कि हमारा नया टॉपिक होगा इसमें वर्क, पावर, एनर्जी में कोलिजन से आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि 66 नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि कोलिजन होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के कोलिजन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोलिजन जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन से। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, ये सरफेस पे रखा हुआ है। और बॉडी का जो नेचर है वो क्या है कि बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नेचर का है, कि बॉडी का जो नेचर है वो इलास्टिक नेचर का बॉडी है। बॉडी परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। इसका ये मतलब है कि अगर बॉडी डिफॉर्म्ड होता है, अपने शेप को चेंज करता है, मान लेते हैं कि बॉडी अगर अपने शेप को चेंज कर ले, बॉडी इनिशियली में ऐसा है और बॉडी का कोलिजन होने के बाद अगर बॉडी किसी चीज़ से कोलाइड करता है और अपने शेप को चेंज कर लेता है, ऐसा बना लेता है, ठीक है, तो ये वापस से क्या करता है, अपने शेप को रिगेन कर लेता है, कंप्लीटली रिगेन कर लेता है और बॉडी फिर से ऐसा हो जाता है। ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के अंदर होता है कि बॉडी के पास टेंडेंसी होती है कि अपने बॉडी को, शेप को रिगेन कर ले। तो हम ये मान लेते हैं कि ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी और ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का है। ठीक है, अब ये बॉडी ए मान लेते हैं वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है और ये रेस्ट में है। अब ये बॉडी इसको हिट करेगा, जैसे ही हिट करेगा बॉडी, तो क्या होगा कि ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगा, ए बी के कांटेक्ट में आएगा और बी अपने शेप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्योंकि जब ये ए बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो बॉडी अपने शेप को चेंज कर लेगा, डिफॉर्म्ड कर लेगा। और डिफॉर्म्ड करने से क्या होगा कि बॉडी जो है एनर्जी एक्वायर्ड कर लेगा, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस बॉडी बी में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। अब क्या है कि अब ये देखें कि बॉडी ए मूव कर रहा था u1 वेलोसिटी से, बॉडी बी रेस्ट में था, इसने ये बॉडी ए बॉडी बी के कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ कि इसकी शेप चेंज हो गई ड्यू टू सम फोर्सेस। अब ये बॉडी एक साथ मूव कर रहा है, दोनों ए बी मूव कर रहा है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से। क्या होगा कि बॉडी के पास जो नेचर है वो इलास्टिक नेचर है, कि बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेने का। अब जैसे ही ये बॉडी डिफॉर्म्ड होगा, बॉडी के पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसका काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब बॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये बॉडी अपने शेप को चेंज करना चाहेगा और चेंज करने के बाद ये बॉडी फिर से क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा
और ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। इस बॉडी का पूरा पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक नेचर का है, तो सिस्टम का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये पूरा थ्योरी समझाने का मेन मकसद सिर्फ इतना था, इस पॉइंट को बताना था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है इलास्टिक कोलिजन में, और वो इस तरह से होता है कि अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का हो तब। ठीक है, अब हम लोग इलास्टिक कोलिजन को पढ़ेंगे कि क्या होता है ना। इलास्टिक कोलिजन हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी ए है हैविंग मास m1 मास का ए बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है, मूव कर रहा है, और दूसरा बॉडी बी है। ये याद रखें कि ये कोलिजन इन वन डायमेंशन है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, ये सारा एक ही डायमेंशन में हो रहा है। ये बॉडी बी है, मास m2 है, मूव कर रहा है u2 से। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि u1 ग्रेटर है u2 से, इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर है, तो ये क्या करेगा, ए बी को हिट कर देगा, ए बी से कोलाइड हो जाएगा, हिट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये मान लेते हैं कि बॉडी ए m1 मास, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, और दूसरा बॉडी बी m2 मास, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2, आफ्टर कोलिजन v1 इसकी वेलोसिटी और v2। नाउ कोलिजन है, बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, वन डायमेंशनल कोलिजन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम का जो भी है सब इंटरनल फोर्सेस है। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो आप मोमेंटम को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या लेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका इक्वेशन 1 मान ले कि मोमेंटम कंजर्व होगा। दूसरा ये हमने बताया कि कोलिजन चूंकि इलास्टिक नेचर का है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो आप काइनेटिक एनर्जी को भी क्या करें, कंजर्व करें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कितना होगा, हाफ m1 u1 का होल स्क्वायर होगा इस बॉडी का, प्लस इस बॉडी का हाफ m2 u2 का होल स्क्वायर होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस बॉडी का हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर, हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर, प्लस इस बॉडी का हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है ये और ये आप फाइंड कर पाएंगे इसके रिलेशन से। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का जब आप फाइंड करेंगे, तो जब ये पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा v1 वो आपको ये आएगा और v2 ये आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, आप चाहे तो इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं। ये आपको हर जगह यूज़ होगा कोलिजन में, जब कोलिजन इलास्टिक नेचर का होगा तो। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, ये आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसको हमने मोमेंटम को कंजर्व किया और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया, और दोनों को कंजर्व करके हमने
फाइनल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 निकाला है u1 और u2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन रहा है। इसमें एक पॉइंट और हम देखेंगे। देखिए, इसमें पॉइंट ये होगा कि आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं m1 u1, इसको इधर ले आए, माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस, इसको आप इधर लेकर आए लेफ्ट राइट, तो ये हो जाएगा m2 u2, ठीक है। कॉमन ले लें आप, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इस इक्वेशन को आप थर्ड मान लें। सेम इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी में भी हम लिख सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि इसको आप कैंसिल आउट कर दें, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल आउट कर दिया, और m1 u1 का होल स्क्वायर आप इसको इधर लेकर आए और इसको इधर लेकर जाएं, तो क्या हो जाएगा m1 u1 का होल स्क्वायर माइनस m1 v1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा m2 v2 का होल स्क्वायर माइनस m2 u2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 का होल स्क्वायर माइनस v1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा m2 v2 का होल स्क्वायर माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 4। अब आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह है कि आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम साफ में फिर से लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 4 इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप ये लिखेंगे m1 और इसको आप लिखेंगे u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। ये आप लिखेंगे, डिवाइड कर रहे हैं आप इससे m1 u1 माइनस v1 बाय में m2 v2 माइनस u2। देखिए इसमें ये कैंसिल आउट होगा, ये m1 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या u1 प्लस v1। इधर ये m2 कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना v2 प्लस u2। इसको आप लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इलास्टिक कोलिजन के केस में। ये आपको रिजल्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये u1 u2, तो u1 अप्रोच कर रहा है u2 से, किस वेलोसिटी से, u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इलास्टिक कोलिजन के केस में आपने क्या देखा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है दोनों के, तो क्या हो जाएगा ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होता है। और हमने इलास्टिक कोलिजन में अब तक ये देखा है कि मोमेंटम कंजर्व तो होता ही है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में जानेंगे कि इलास्टिक कोलिजन में स्पेशल केसेस क्या होता है, ठीक है। नाउ हम लोग अब
स्पेशल केसेस पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। जो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाला था ये अब बहुत इसकी ज़रूरत होने वाली है, ठीक है। V1 और V2 आप जानते हैं कि हमने कैसे निकाला। अब हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, उसमें यह है कि इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ हेवी बॉडी एंड अ लाइट बॉडी। इलास्टिक कोलिजन क्या होगा कि अगर कोई हेवी बॉडी और लाइट बॉडी के बीच में हो, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि ये जो m1 है ये ग्रेटर देन m2 हो जाए। इफ़ m1 ग्रेटर देन m2 मीन्स कि अगर ये बॉडी हेवी बॉडी है और ये लाइट बॉडी है, और अगर इस दोनों के बीच में अब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो सिचुएशन क्या होगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये फाइंड करें कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। v1 क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पर m1 ग्रेटर देन है m2 से, तो m1 माइनस m2 आप क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इसके मास में m1 माइनस m2 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप m1 माइनस m2 को m1 लिख सकते हैं और m1 प्लस m2 को m1 लिख सकते हैं, इंटू u1 होगा, प्लस इसको आप 2m2 लिखेंगे और इसको m1 प्लस m2। अच्छा देखिए ये इसको जब आप ऐसे लिखेंगे 2m2 बाई में m1 प्लस m2 इंटू u2, तो इसमें यह है कि ये नीचे वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपैरिजन ऑफ ऊपर वाले से। तो ये क्या होता है कि समथिंग अगर कोई छोटा हो, स्मॉल हो, उसको हम अगर कोई बड़े वाले चीज़ से डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्स क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा बट 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आपने ये देखा कि V1 इक्वल है U1 के। डैट इज कि अगर ये बॉडी हेवी बॉडी है और ये लाइट बॉडी है, जब ये हेवी बॉडी लाइट बॉडी को कोलाइड कर रहा है, बॉडी से कोलाइड कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपने यहाँ से देखा, ठीक है। अब हम इसकी वेलोसिटी में देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएगी। तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएगी हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। देखें आप लिखेंगे V2, ठीक है। जब आप V2 लिखेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2m1 बाई m1 प्लस m2। हमने क्या बोला कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा और m1 प्लस m2 m1 होगा इंटू u1, और ये माइनस m1 माइनस m2 क्या लिखेंगे, माइनस सॉरी ये m1 लिखेंगे और ये भी m1 लिखेंगे u2, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपके पास आ रहा है 2u1 माइनस u2 v2। इसकी फाइनल वेलोसिटी जो आ रही है आपके पास इस वाले ब्लॉक की, ये 2u1 u2। आप ये देखिए कि अगर ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में हो और ये हेवी बॉडी मूव कर रहा हो तो ये 0 होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ये रेस्ट में है तो इसकी जो स्पीड है फाइनल वेलोसिटी, ये इसके स्पीड से क्या हो रही है, डबल हो जा रही है। कहने का मतलब कि जो अगर ये u1 से मूव कर रहा है और ये रेस्ट में है तो इसको हिट करने के बाद b मास डबल वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएगा, मूव करेगा डबल वेलोसिटी से। यहाँ आप देख रहे हैं v2 2u1 आ रहा है। तो ये था स्पेशल केसेस जिसमें अगर m1 ग्रेटर हो m2 से, तो ये सिचुएशन बनता है कि ये इसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, और अगर ये रेस्ट में है तो ये बॉडी इसके डबल वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये स्पेशल केसेस में आता है, ठीक है ना। अब दूसरा केस हम ये लेते हैं कि इफ लाइट्स बॉडी हिट्स अ हेवी बॉडी। मान लेते हैं कि ये लाइट बॉडी है और ये हेवी बॉडी है, ठीक है, और ये लाइट बॉडी हेवी बॉडी को हिट कर रहा है, तो सिचुएशन क्या होगा कि m2 ग्रेटर देन है m1 से। डैट इज m1 लाइट बॉडी है, m2 हेवी बॉडी है। तो जब ये लाइट बॉडी हेवी बॉडी को हिट करेगा तो क्या
सिचुएशन बनेगा वो हम देखते हैं। इसकी आप फाइनल वेलोसिटी निकालें इस फॉर्मूले पे सेट करके, तो क्या होगा v1, देखें m2 ग्रेटर देन है m1 से, तो आप इसको क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 को लिखेंगे माइनस m2, और ये m1 प्लस m2 को आप m2 लिखेंगे इंटू u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2, क्या लिखेंगे 2m2 बाई में m2 टू u2, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है माइनस u1 प्लस 2u2। मान लेते हैं कि ये इनिशियली में रेस्ट में है, हेवी बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, तो ये u2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि v1 जो आ रहा है वो माइनस u1। ये हेवी बॉडी जिस वेलोसिटी से आकर ये लाइट बॉडी जिस वेलोसिटी से आकर इस हेवी बॉडी से टकराएगा, वापस क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, सेम वेलोसिटी से। माइनस का क्या मतलब है कि सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये ब्लॉक बॉडी आके इससे क्या हुआ, कोलाइड हुआ, ये इससे आके कोलाइड हुआ, और जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये इससे आके कोलाइड हो रहा है। कोलाइड होने के बाद क्या होगा, ए वापस से सेम डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इससे टकराएगा और मूव कर जाएगा। ये कौन सा केस है, ये सिमिलर केस है कि जब आप कोई बॉल वॉल पर हिट करते हैं, कोई बॉल को अगर आप वॉल पर हिट करते हैं तो बॉल सेम वेलोसिटी से आपके पास आता है और वॉल के वेलोसिटी में, वॉल के स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होता है, वॉल जैसे का तैसे खड़ा रहता है। बस यही सिचुएशन है इसका। अब आप इसकी वेलोसिटी निकालें, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इस पे सेट करें v2, क्या लिखेंगे इसको, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये नीचे वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस m2 बाई में तो ये 0 और ये हो जाएगा प्लस m2 बाई m2 इंटू u2, ठीक है। u2 ये कैंसिल आउट होगा तो v2 इज इक्वल टू क्या होगा, u2। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगा। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि ये हेवी बॉडी इनिशियली मूव कर रहा था u2 वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है हेवी बॉडी, और ये लाइट बॉडी आकर इसको हिट कर दिया। हिट करने के बाद क्या होगा कि ये तो मूव कर जाएगा सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगी, ये सेम वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। ये इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा अगर ये मूव कर रहा है पहले से u2 वेलोसिटी से। तो ये था हमारा स्पेशल केसेस। अब हम इक्वल मासेस का केस देखेंगे कि उसमें क्या होता है। अब हम लोग इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास देखेंगे। ये मान लेते हैं कि जो ये बॉडी है m1, ये m2 इक्वल है, इसका मास और इसका मास सेम है और इक्वल टू m है, दोनों इक्वल मासेस के बॉडी हैं, ठीक है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन सिचुएशन क्या बनेगा, वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की फाइनल वेलोसिटी, वो हम देखते हैं। क्या होगा कि जब आप v1 लिखेंगे तो m1 माइनस m2 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इसको आप क्या लिखेंगे 2m अपॉन 2m इंटू u2, कैंसिल आउट, v1 इज इक्वल टू हो गया u2, ठीक है। v2 हो जाएगी 2m अपॉन 2m इंटू u1, और ये माइनस ये 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल टू u1। ये दो आपके पास आ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2 होगा। कहने का ये मतलब है कि ये जब आपस में टकराएगा तो
बॉडी जो है ये u1 के वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ये देखें, ये b ए के वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया और बॉडी ए बी की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, ये u1। तो आप ये देख रहे हैं कि जब इक्वल मासेस की बॉडी आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो यहां पर वेलोसिटी का क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग हो रहा है, कि वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ये इसकी वेलोसिटी ले लेगा और ये इसकी वेलोसिटी ले लेगा और दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज करके मूव करेगा। तो ये था आपका स्पेशल केसेस इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो आपको ये सारे स्पेशल केसेस याद रखने होंगे। बस कंसेप्ट समझना है कि हमने आपको कंसेप्ट बताया कि जब मास ग्रेटर होता है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर उस रिड्यूस से हमने आपको ये पूरा इक्वेशन निकाला। तो इसमें दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने देखा, वो ये कि इसकी फाइनल वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी, आपको इस दोनों इक्वेशन को याद रखना होगा, तब जाकर आप कंक्लूजन निकाल पाएंगे। नहीं तो आप सिंपल सा कंक्लूजन ही क्या करें, याद रख लें, ये दोनों में से कोई एक काम कर लें। बट मैं बेटर समझता हूँ कि आप इस इक्वेशन को याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएगा इसके क्वेश्चन, इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी अगर हो, लेंदी क्वेश्चन भी हो, ये लगाकर हम बहुत सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नाउ हमने इलास्टिक कोलिजन के केस में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। हमने इलास्टिक कोलिजन के केस में देखा, ठीक है। अब हम इस केस में देखते हैं कि क्या होता है। इस केस में जनरली ये होता है इन इलास्टिक कोलिजन के केस में कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ना हो कोलिजन में तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्यों नहीं कंजर्व्ड होता है। देखिए, मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन के केस में बॉल के एग्जांपल से बताया था कि अगर ये कोई बॉल है, ठीक है, ए और बी मूव कर रहा है और ये इससे आके क्या कर गया, हिट कर गया, टकरा गया, तो जैसे ही कोलिजन होगा तो ये क्या करता है कि अपने शेप को चेंज करता है, क्योंकि ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है शेप। तो इसका शेप जो है वो डिफॉर्म्ड हो गया और दोनों मूव कर रहा है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या था कि जब ये डिफॉर्म्ड होता है तो ये क्या करता है, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, कि ये धीरे धीरे अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है और ये वापस क्या करता है, इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है और फिर क्या होता है कि दोनों सेपरेट हो जाता है और मूव करता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमने देखा कंजर्व्ड रहता है, कि जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड हुआ था वो वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसके केस में क्या है कि जैसे ही शेप डिफॉर्म्ड हुआ एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, जब इसके अंदर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, तो ये दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर देता है। इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होता है, वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉडी बी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, और सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलास्टिक के केस में क्या था कि काइनेटिक एनर्जी इसलिए कंजर्व था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वापस से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कि पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, फिर जब अपने ओरिजिनल शेप में आया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले था वही काइनेटिक एनर्जी बाद में। मगर इसके केस में क्या होता है कि जब ये डिफॉर्म्ड करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बट ये डिफॉर्म्ड होने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल शेप में रिगेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसका जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ये सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी Ki है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी Kf है, तो फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये कम होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। और इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बराबर होता है। तो अगर कोलिजन सच टाइप कोलिजन हो जिसमें बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन ना कर पाए और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम हो जाए, तो ऐसे कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। फिर इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इसमें होता है क्या है इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन में। ठीक है।